हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप यादव आपके अपने YouTube चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र के बारे में, जिसमें हमने आपको यह बताया कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। नंबर एक, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान हो। नंबर दूसरा, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो इसमें से पहला कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान हो, पिछली क्लास में बताया गया। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो तो अपवर्तन का सूत्र किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस सूत्र को ज्ञात करने के लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता होगी। उसी चित्र के माध्यम से हम आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि वह चित्र किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम माना कि यल एक द्विउत्तल लेंस है या एक पतला द्विउत्तल लेंस है जिसके पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, एवं माना कि यह एक ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके दाईं ओर के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n3 है एवं बाईं ओर के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, तथा माना कि n2 इज ग्रेटर देन n1 एवं n2 इज ग्रेटर देन n3 है, एवं माना कि इस लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुव क्रमशः P1 तथा P2 हैं एवं वक्रता केंद्र क्रमशः C1 तथा C2 हैं। अब ध्यान दीजिएगा, C1 दाईं तरफ इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका पहला पृष्ठ P1 इस तरफ माना गया है, यानी इधर, और दूसरा इस तरफ माना गया है, इसलिए C2 को यहाँ पर रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो रेखा होकर के गुजरी यह कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष की रेखा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एवं माना कि लेंस का प्रकाशी केंद्र C है, लेंस का प्रकाशी केंद्र C है। किसी प्रकार की कोई समस्या? तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एवं माना कि इसके वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। तो यह पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या यानी R1, इसके बाद यहाँ पर यह दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या यानी R2 है। किसी भी प्रकार की यहाँ तक कोई समस्या? तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। माना कि मुख्य अक्ष की रेखा पर एक बिंदु वस्तु O पर रखी गई है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वह बिंदु वस्तु O रखी गई है, जिससे पहली प्रकाश की आपतित किरण निकली और लेंस के पहले पृष्ठ के बिंदु A पर क्या हुई? टकराई अथवा पड़ी। जैसे ही यह यहाँ पर टकराई तो यह अब जैसे ही लेंस में प्रवेश की, यह थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई और यह AB अपवर्तित किरण कहलाई। इसी के तरह मान लीजिए कि यहाँ पर CAN या C1AN क्या है? अभिलंब है। तो अपवर्तन के नियमानुसार स्वाभाविक है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कोई समस्या?
तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। माना कि एक दूसरी प्रकाश की आपतित किरण बिंदु वस्तु O से निकली जो कि P1 C1 से होती हुई सीधा आगे की ओर निकल गई। कोई समस्या? तो अब ध्यान दीजिएगा, पुनः दोनों अपवर्तित किरणों अर्थात P1 C1 एवं AB को पीछे की ओर बढ़ाया तो ऐसा देखने को मिला कि ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं, जहां पर बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। एवं माना कि आप पहली अपवर्तित किरण यह लेंस से निर्गत हो गई और निर्गमन के बाद यह आगे की ओर बढ़ी तो यह मुख्य अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेदित की? I पर, जहां पर बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं, यह C और O के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी? वस्तु की दूरी, अर्थात इसे हम प्रदर्शित करेंगे U से। एवं I डैश और प्रकाशित केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसे हम प्रदर्शित करेंगे V डैश से, जो कि किसके लिए कार्य कर रहा है? प्रतिबिंब के लिए, और वो भी आभासी प्रतिबिंब के लिए। एवं माना कि I तथा C के बीच की जो दूरी है वह क्या है? V है। किसी प्रकार की कोई समस्या? तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अभी यहाँ पर बताया गया वही यहाँ पर नोट भी कर दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें वे आसानी से नोट्स को तैयार कर सकें, उनको नोट्स बनाने में कोई असुविधा ना हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो अभी बताए हैं वही नोट कर दिया जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। माना यल एक पतला द्वि उत्तल लेंस है, जिसके पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। एवं माना कि लेंस एक ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है तथा दाईं ओर के पदार्थ का अपवर्तनांक N3 है। एवं इसका ध्रुव, या ऐसा लिख सकते हैं, एवं इस लेंस के ध्रुव क्रमशः P1 P2 है। एवं वक्रता केंद्र क्रमशः C1 C2 है तथा वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 एवं
R2 है एवं माना कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है तथा माना कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O पर रखी है जिससे पहली प्रकाश की आपतित किरण OA निकली जो कि लेंस के प्रथम पृष्ठ पर बिंदु A पर पड़ी जहां C1A अभी लंब है तो अपवर्तन के नियमानुसार अपवर्तित किरण AB होगी तथा वस्तु से दूसरी प्रकाश की आपतित किरण P1C1 से होती हुई सीधा निकल गई। तो ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हो वे स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है और ऐसी आशा भी की जा रही है कि आप लोगों की समझ में यह टॉपिक बहुत विधिवत तरीके से आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी क्या बताया गया कि सीधा P1C1 से होती हुई आगे की ओर निकल जाती है एवं दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती है जहां वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है एवं निर्गत किरण BI तथा
अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण P1 C1 एक दूसरे को I पर काटती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, तथा जहां P1 C1 बराबर है C1 बराबर है R1 के, एवं P1 I डैश बराबर है CI डैश बराबर है V डैश, एवं P1O बराबर है CO बराबर है U के, तब अपवर्तन के नियमानुसार, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर P1 C1 बराबर है, यानी P1 C1 यहां से लेकर के यहां तक जो मान है वह C1 के ही बराबर माना जा सकता है, क्योंकि लेंस अत्यंत पतला होने के कारण बिंदु P1 और P2 बिंदु C पर संपाती माने जा सकते हैं, अतः इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया है C1 बराबर होगा P1, C1 बराबर R1 के। कोई समस्या, डाउट क्लियर? तो अब अपवर्तन के नियमानुसार, यानी किस पृष्ठ की बात कर रहा है, पहले पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पर N2 है और अपवर्तनांक क्या है, N1 है। कोई समस्या? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अपवर्तन के नियमानुसार, यानी पीछे हमने क्या प्राप्त किया था, N2/V, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, V डैश है, माइनस N1/U बराबर होगा किसके, N2 माइनस N1/R1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तथा अब दूसरे पृष्ठ के लिए, मतलब इसके लिए, अर्थात यहां पर P2C2 बराबर है C2 बराबर है R2, एवं P2I डैश बराबर होगा CI डैश बराबर होगा V डैश के, एवं अब ध्यान दीजिएगा यहां पर पुनः P2I बराबर होगा CI बराबर होगा V के। तो कोई समस्या यहाँ पर? आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसके समतुल्य अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा अपवर्तन के नियमानुसार। अब इस दूसरे वाले पृष्ठ की बात कर रहा है, अर्थात किसकी, इसकी, तो इस तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक N3 है और इधर N1 है, किंतु हमें तुलना करना है N2 और N3 की। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिलेगा क्या, N3/V माइनस N2/, अब U के स्थान पर क्या है, I डैश है, ठीक, अर्थात यहाँ पर रखा जाएगा V डैश बराबर N3 माइनस N2/R2,
इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं, या इसी को बदल सकते हैं अभी n3/v माइनस n2/v डैश बराबर, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस n2 माइनस n3/r2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। किसी प्रकार की कोई समस्या पुनः आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों समीकरणों को लिख दिया जा रहा है पुनः। तो पहला समीकरण क्या है, n2/v डैश माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1, यह रहा समीकरण 1। और समीकरण 2 यहाँ पर है n3/v माइनस n2/v डैश बराबर माइनस n2 माइनस n3/r2, यह है समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, यानी प्लस प्लस प्लस, इनको प्लस के साथ कर देना है, ठीक है ना, मतलब जोड़ना है। यहाँ एक मत समझना चिन्ह बदल दिया गया, ठीक है ना, चिन्ह वही है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर n2/v डैश n2/v डैश एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चिन्ह है, तो यह दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, n3/v माइनस n1/u बराबर, यहाँ पर क्या बचा है, n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। यही है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो तो लेंस मेकर का सूत्र है यही। आप इसे समीकरण 3 भी मान सकते हो, क्योंकि अभी हम आगे भी और कुछ इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, माना कि यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान हो, तब n3 n1 के होगा। मतलब यहाँ जो n3 रखा गया है वह n1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण 3 में n3 के स्थान पर लिखिएगा, तो समीकरण 3 में n3 बराबर n1 रखने पर, तो अब यहाँ पर रख दीजिएगा समीकरण 3 में इनका मान। तो हमें यहाँ पर जब इनका मान रखा जाएगा तो क्या मिलने वाला है, n3 के स्थान पर n1, यानी रखिएगा n1/v माइनस n1/u बराबर, यहाँ पर n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n1/r2 मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस चित्र को मिटा देते हैं, ठीक, क्योंकि इसका महत्व अब खत्म हो गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब हमें मिलेगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इतना मिल गया, तो अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे भी हल करते
करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आगे हल करने पर हमें क्या मिलने वाला है, n1 दोनों के अंश में है तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक, इतना समझ लीजिएगा। तो n1 कॉमन, तो n1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर यहाँ पर n2 माइनस n1 कॉमन ले लीजिए, तो n2 माइनस n1, तो बचा क्या 1/r1, ठीक, माइनस 1/r2 बच गया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं, इसी को अब हम आगे की ओर पुनः सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मिलने वाला क्या है, n1 का इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ बचा 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1 भागे n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। किसी प्रकार की कोई समस्या? कुछ लोगों के मन में यह भी होगा कि इसके नीचे क्यों भाग नहीं दिया गया। भाई ये दोनों गुणा के साथ हैं तो यहाँ पर भाग दिया जाएगा, तो मतलब सब में भाग हुआ, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर, ठीक, इसका मतलब क्या है कि n2/n1 माइनस n1/n1 ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों में भाग है। 1/r1 माइनस 1/r2 भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या? तो चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यार कट गया, इसका मान 1 हो गया, यानी मिला क्या 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1, ठीक, माइनस 1, यहाँ पर मिला 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी सामान्य सी अवस्था में अब हम आगे की ओर अभी पुनः हल कर देते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अब होगा क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा, माना कि यदि लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तब n2/n1 बराबर होगा n के, ठीक। कोई समस्या? चाहे तो आप इसको यहाँ पर आप एक इसको समीकरण ही मान लीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यह समीकरण कौन सा मिल गया, 4, ठीक। तो यहाँ पर माध्यम के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n2/n1 बराबर n आता है। इसे समीकरण 4 में रखने पर, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम समीकरण कहां पर रख देते हैं, 4 में। इसमें तो मिलेगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर यहाँ पर होगा क्या, n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? इसे हम मान सकते हैं समीकरण 5। कौन सा, 5। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? यह ज्यादा पहचाना लग रहा होगा आपको, क्योंकि पिछली क्लास में भी यह समीकरण आपको मिला था। कोई समस्या? चलिए अभी और भी आगे हम हल करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बढ़े आगे, चलिए ध्यान से देखते हैं, इसी पोर्शन को मिटा रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब हमें बहुत ही आनंददायक टॉपिक मिलने वाला है, जो कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को अभी यह टॉपिक ज्ञात है। तो अब बढ़ते हैं कि माना, यहां पर लिखिएगा, माना कि यदि वस्तु को
अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, अर्थात u इक्वल टू इन्फिनिटिव v इक्वल टू या। कोई समस्या? तो अब ध्यान दीजिएगा, अतः समीकरण 5 में इनका मान रखने पर, तो अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 5 में यही मान उठा करके आप लोग रख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलने वाला है यहाँ पर हमें। तो अब ध्यान दीजिए 1/v यानी v के स्थान पर f यानी 1/f माइनस 1/इन्फिनिटिव बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान 0, ठीक। तो 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 मिल जाएगा। कोई समस्या? इसको आप मान सकते हो समीकरण 6 मान सकते हो। कोई समस्या? तो चलिए अभी हम इसे और भी आगे लेकर के चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अभी क्या किया जा सकता है, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 की तुलना करने पर। तो लिखिएगा समीकरण 5 तथा समीकरण 6 की तुलना करने पर, तो ध्यान दीजिएगा अगर इनकी तुलना कर दी जाए तो क्या हमें यहाँ पर मिलने वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि 1/v माइनस 1/u बराबर इतना है और यहाँ पर 1/f बराबर इतना ही है, तो इतना बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर होगा क्या कि 1/f, ठीक। इसे आप मान सकते हो समीकरण 7। तो आज की यह क्लास कैसी लगी? तो चलिए अब हम इसी पर देखते हैं इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को किस तरह से हल किया जा सकता है। तो इन सभी सूत्रों पर हमने पिछली क्लास में आंकिक प्रश्न बता रखे हैं, ठीक। तो आज हम आंकिक प्रश्न जानेंगे किस पर, समीकरण 3 जो मिला था, ठीक। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पतले लेंस के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है एवं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी एवं 30 सेमी है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 2.5 मात्रक है एवं लेंस के पहले पृष्ठ की ओर स्थित माध्यम का अपवर्तनांक 0.5 मात्रक एवं दाईं ओर के पृष्ठ या दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 मात्रक है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान होता है, बस केवल क्वेश्चन में क्या कह रहा है वही समझिए ध्यान से, ठीक। तो जो दिया है, तो सबसे पहले सॉल्व कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला। अब इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है उसे विधिवत तरीके से नोट कर लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वस्तु की दूरी दिया है, तो u बराबर 30 सेमी, कितना सेमी, 30 सेमी दिया है। इसके बाद एवं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः यानी r1 बराबर 15 सेमी, फिर r2 बराबर 30 सेमी दिया है।
एवं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n2 की बात कर रहा है। n2 कितना है 2.5 मात्रक है। फिर बाईं ओर स्थित माध्यम का अपवर्तनांक यानी n1 बराबर 0.5 मात्रक। फिर एवं दाईं ओर स्थित पदार्थ के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 यानी n3 बराबर 1.5 दिया है। तो अब कह रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी किसकी v का मान ज्ञात करना है। किसका मान v का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान है। ठीक, तो इस पर कौन सा सूत्र लगेगा, कितने लोगों को ज्ञात है कि कौन सा सूत्र इस पर लगने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, वही तीसरे समीकरण वाला। कौन सा? तीसरे समीकरण वाला, यानी 1n3 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2। यही फार्मूला इस पर क्या होगा, लगेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं विधिवत। तो n3 का मान कितना है 1.5 बटे v का मान पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। तो 1.5 बटे v बराबर n1 का मान कितना है, ठीक, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। n1 का मान 0.5 बटे यहाँ u मतलब 30 दिया है, फिर बराबर। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर में क्या n2 माइनस n1 यानी 2.5 माइनस 0.5 पूरे का बटा r1 यानी 15 से माइनस n2 यानी 2.5 माइनस n3 यानी 1.5 बटे r2 यानी 30 से भी। कोई समस्या? तो अब ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम निकालना संभव नहीं है। ठीक, इधर का निकलेगा, तो इसको करिए क्या कि इसको उठा के इस तरफ ला दीजिए। तो 1.5 बटे v बराबर 2.5 में से 0.5 को घटा दीजिए तो 2/15 बचेगा, माइनस इसमें से इसको घटाइए तो 1/30 बचेगा। फिर इसको इधर ला रहे हैं तो प्लस 0.5/30। अब इन तीनों का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए बराबर 30 एलसीएम हो जाए 15 दूना 30 यानी 2 दूना 4 माइनस 30 1 30 यानी 1 प्लस 30 1 30 यानी 0.5। फिर हल करिए 1.5 बटे v बराबर 4 में से 3 में 0.5 जोड़ दीजिए तो 3.5 बटे 30। अब आपको करना क्या है, तिर्यक गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए। कोई समस्या? तो कराइए, देखिए क्या मिलता है यहाँ पर। तो इनका कराएंगे तो 1.5 गुणे 30 बराबर 3.5 गुणे v हो जाएगा। कोई समस्या? अब ध्यान दीजिए, v को यही रहने दो, इसको इस तरफ लेकर चले आइए। तो v बराबर 1.5 गुणे 30 बटे 3.5 आ जाएगा। कोई समस्या? यहाँ पर अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर सामान्य सी अवस्था में एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 10 का गुणा करा दीजिए, यहाँ पर 10 का, ताकि आसानी से हल हो जाए। ठीक, तो अब v बराबर मिलेगा क्या, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक, 1.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 15, तो 15 गुणे 30 बटे यहाँ पर हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। अब इसको काटिए तो क्या मिलने वाला है काटने पर, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 5 से कटेगा यानी 5 तिहाई 15, 5 सते 35। कोई समस्या? तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 तिहाई 90 बटे
7 आ गया, 90/7। तो अब इसे अगर हम हल करेंगे क्या मिलेगा, v बराबर 7 एके 7, ठीक। फिर बचा कितना यहाँ पर 2 यानी 20 बन गया। तो 7 दूनी 14। अब 20 में से 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, यानी दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतार देंगे 60। तो 7 8 56, यानी v बराबर 12.8 सेमी लगभग। यही हो गया आपका आंसर। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आज की यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जैसे ही हमारी नई क्लास प्रारंभ हो तो वह मैटर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक। और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, तथा यहाँ पर दिया गया दूसरा क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है और उसका उत्तर, ठीक, कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य बताएं, ताकि हमें भी ज्ञात हो सके कि हमने जो आपको बताया वह आपके समझ में आ गया। सो आज के लिए यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है।